Assalamualaikum dear students, welcome to the course of Sports Psychology. I am your course instructor Nazir Yaqoob. Today's topic is subjective methods of measuring human activity. There are three methods that we will discuss here. First one is self-report questionnaire, second is diary method, and third one will be behavioral observation. Self-report questionnaire is the first one. It aims to collect information provided by subjects. एनी काइंड ऑफ सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर किसी कोई भी आपको पेपर दिया जाता है किसी भी जगह पे कि आप इसके ऊपर अपने आंसर्स जो है वो नोट डाउन कर दें उसमें आपने रेट करने हो या आपने उसके अंदर इंडिकेट करना हो येस और नो की फॉर्म में या 1 2 3 पे आपने रेटिंग करनी हो ये सारे के सारे सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर्स हैं। इसके साथ एक और कैटेगरी आती है सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर्स की जिसके अंदर आपने इन डिटेल आंसर्स प्रोवाइड करने होते हैं कि आपने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया है वो कितनी देर के लिए किया है या आपका कोई स्पेसिफिक बिहेवियर की डिटेल मांगी जाती है तो वो भी सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर ही के अंदर आता है। इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ क्वांटिफाइंग फिजिकल एक्टिविटी। इसमें हम करते क्या हैं कि जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसे हम क्वांटिफाई करते हैं, उसको हम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आमतौर पर आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको क्वांटिफाई नहीं किया जाता, उसको देखा जाता है आपकी जो ऑब्जर्वेशन है आपकी अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो है वो और आपका उस स्पेसिफिक बिहेवियर को परफॉर्म करना जो है वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता। आपके उस बिहेवियर को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर्स को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास ये एक ऐसा क्वेश्चनर है जिसके अंदर कोर क्वेश्चंस हैं फिजिकल एक्टिविटी से रेलिवेंट। एपिक बेसलाइन क्वेश्चनर कहलाता है ये एक आर्टिकल की अपेंडिसेस में से लिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए उन्होंने सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर को इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किया हुआ है व्हाट इज़ वर्क एक्चुअली, यानी कि वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है उनको मेजर करना था। वर्क रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी क्या है। वर्क क्या है? वी वुड लाइक टू नो द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन योर वर्क। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपकी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या है हम उसे जानना चाहते हैं। प्लीज़ चेक व्हाट द बेस्ट कॉरस्पॉन्ड्स विद योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन फ्रॉम द फॉलोइंग 4 पॉसिबिलिटीज़। ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ दी हुई हैं इनमें से कौन सी आपको बेस्ट सूट करती है। पहली हमारे पास है सेडेंटरी ऑक्यूपेशन। सेडेंटरी ऑक्यूपेशन में वो सारे के सारे आएंगे जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी का लेवल लोएस्ट होगा। यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम सिटिंग, आप ज़्यादातर टाइम अपना जो है वो बैठ के गुजारते हैं। सच एज इन एन ऑफिस, ऑफिस वर्क जिन लोगों का होता है वो अपनी सीट से बहुत कम उठते हैं ब्रेक टाइम में या ब्रेक के दरमियान किसी स्पेशल टास्क के लिए वो उठ के जाते हैं सीट से जिनके पास ऐसा टास्क होता है कि उन्होंने सीट पे बैठे ही रहना होता है। जैसे बैंक के अंदर कैशियर होता है या बैंक मैनेजर है या हेल्प डेस्क पे जो बैठा हुआ है जो फ्रंट डेस्क पे काउंटर पे बैठा हुआ पर्सन होता है उसका हर टाइम सीट पे मौजूद होना ज़रूरी होता है कि जो लोग भी आए उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो ये सेडेंटरी ऑक्यूपेशन की एग्जांपल्स हैं। फिर है हमारे पास स्टैंडिंग ऑक्यूपेशन। You spend most of your time standing and walking. However, your work does not require intense physical effort. For example, shop assistant, hairdresser, guard, etc. आप अपने जॉब के अंदर अपने वर्क के अंदर ज़्यादातर टाइम खड़े होकर गुजारते हैं लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा सख्ती वाला काम नहीं करते हैं, ज़्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे शॉप असिस्टेंट है, कोई चीज़ पकड़ानी होती है, शॉपकीपर के साथ जो असिस्टेंट मौजूद होता है उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना लेकिन मुसलसल खड़े रहना उसका टास्क होता है। हेयर ड्रेसर है वो भी खड़े होकर जॉब परफॉर्म कर रहा होता है। गार्ड जो है उनका काम ऑब्जर्व करना होता है खड़े रह के, उन्होंने बहुत ज़्यादा फिजिकल फटीग वाला काम कोई नहीं करना होता लेकिन खड़े रहना इट्सल्फ एक फटीग है। तो उनका जो टास्क है उनका जो वर्क ड्यूटी है वो ये है कि उन्होंने स्टैंडिंग जो पोज है उसके अंदर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। थर्ड पे हमारे पास है मैनुअल वर्क। दिस इन्वॉल्व सम फिजिकल एफर्ट इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड यूज ऑफ टूल्स। फॉर एग्जांपल प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, जिस ऐसे लोग जो थोड़ी सी हैवी टूल्स का इस्तेमाल करके काम को रूटीन के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्लम्बर जो है उसके पास भी ऐसे टूल्स होते हैं जो थोड़े से हैवियर अमाउंट के होते हैं। इलेक्ट्रिशियन जो है
उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ों के साथ यूटिलाइज करना होता है, अपने टास्क को परफॉर्म करना होता है जो कि वेट लिफ्टिंग होती हैं, जिनके अंदर वेट की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है। कारपेंटर ने भी हैवी मशीनरी के साथ डील करना होता है। लास्ट में जो कैटेगरी आती है वो है हैवी मैनुअल वर्क। दिस implies very vigorous physical activity including handling of very heavy objects, for example docker, miner, bricklayer, construction worker वगैरह वगैरह। अब ऐसे लोग जो इनका काम हैवी मशीनरी के साथ डील करना है या बहुत ज़्यादा बोझ उठाने वाला काम उन्होंने करना है, वेट डीलिंग उनके साथ ज़्यादा है, ये सारे के सारे हैवी मैनुअल वर्क्स के अंदर आते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर भी इसी कैटेगरी का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है इस क्वेश्चनियर में, उसके अंदर हमें ये बताया गया है, बल्कि हमसे पूछा जा रहा है, इन अ टिपिकल वीक ड्यूरिंग द पास्ट ईयर हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्पेंड पर वीक ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि आपने पिछले एक साल के दौरान हर हफ्ते में तकरीबन कितने घंटे इस काम में गुजारे हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग है, इंक्लूडिंग वॉकिंग टू वर्क, शॉपिंग एंड लेजर टाइम। आप अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए वॉक कर रहे हैं, आप लेजर टाइम में कर रहे हैं, एक्सरसाइज के तौर पे उसको परफॉर्म कर रहे हैं, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वॉक करके जा रहे हैं। ये सारी तरह की वॉक जो है इसके अंदर शामिल होगी। अब आप ये बताएं कि इन समर डैश आवर्स पर वीक, कितने घंटे आपने समर में स्पेंड किए हैं वॉकिंग में, एंड हाउ मेनी आवर्स इन विंटर पर वीक, आपने विंटर के अंदर कितने वीकली और जो हैं वो वॉकिंग में स्पेंड किए हैं। सेम इसी तरह से साइकिलिंग के लिए है, इंक्लूडिंग साइकिलिंग टू वर्क, शॉपिंग एंड लेजर टाइम। आप काम के लिए, लेजर टाइम के लिए या शॉपिंग के लिए साइकिलिंग करते हैं, वो भी इसका हिस्सा होगी। समर में कितने आवर्स स्पेंड किए हैं, एंड इन विंटर हाउ मेनी आवर्स पर वीक स्पेंट। फिर हमारे पास है गार्डनिंग। जो हमारे पास गार्डनिंग का है ये जो लोग करते होंगे उस पे सिर्फ वही लोग आंसर कर सकते हैं। साइकिलिंग भी इसी तरह से है, जो लोग करते हैं बस वही आंसर कर सकते हैं। फीमेल इंडिविजुअल्स जो है हो सकता है इसके ऊपर आंसर ना कर सकें क्योंकि वो उनकी हॉबी का हिस्सा नहीं है। गार्डनिंग में भी इसी तरह से है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर वो कर रही हैं, इस टास्क को परफॉर्म करती रही हैं तो वो यहाँ पे आंसर करेंगी, अदरवाइज वो इसे इग्नोर कर देंगी। समर में गार्डनिंग में कितने आवर्स पर वीक स्पेंड किए हैं और विंटर में कितने किए हैं आप वहाँ मेंशन करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है डू इट योर सेल्फ एक्टिविटीज एट होम। DIYs आपने कितनी परफॉर्म की हैं पर वीक, यानी कि जितने आवर्स आपने पर वीक के लिहाज से DIY में स्पेंड किए हैं आप वो यहाँ पे जो हमारे पास डैश वाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, वहां पे आप मेंशन कर देंगे। सबसे पहले आप ऊपर वर्क में से अपनी वर्क की कैटेगरी चूज करेंगे। देन सेकंड में आप नीचे से जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनमें से कितने आवर्स पर वीक के लिहाज से आपने उनमें स्पेंड किए हुए हैं, आप वो वहां पे मेंशन करेंगे। ऊपर वाले में सिर्फ टिक करना है, नीचे वाले में आपने नंबरिंग देनी है आवर्स की पर वीक के लिहाज से। देन हमारे पास फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं सच एज फिटनेस, एरोबिक्स, स्विमिंग, जॉगिंग, टेनिस। लास्ट लेक्चर अगर आपने सुना है तो उसमें हमने एक्सरसाइज की टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस किया हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी की टाइप को डिस्कस किया हुआ है। तो इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से ऐसे टास्क हैं जो आपने परफॉर्म किए हैं और कितने आवर्स पर वीक के लिहाज से समर में और कितने आवर्स पर वीक के लिहाज से विंटर में परफॉर्म किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउस वर्क सच एज क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा। ये आपने कितने आवर्स पर वीक के लिहाज से लास्ट ईयर में परफॉर्म किया है वो भी मेंशन करेंगे। नंबर थर्ड पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है इन अ टिपिकल वीक ड्यूरिंग द पास्ट ईयर डिड यू एंगेज इन एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज विगोरियसली इनफ टू कॉज स्वेटिंग और फास्टर हार्ट बीट। अब आप ये बताएं कि पिछले एक साल के दौरान जितनी भी पीछे एक्टिविटीज गुजरी हैं उनमें से कोई एक्टिविटी आपने इतनी देर के लिए की है कि आप पसीने से भीग गए हों, जिसे हम कहते हैं पसीने से शराबूर होना। क्या इतनी इंटेंस लेवल तक आप पहुंचे हैं उसमें? अगर हाँ है आपका आंसर, यस पे आप टिक करते हैं तो फिर आप अगली जो स्टेटमेंट है वो रीड आउट करें। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं या नो पे निशान लगाते हैं यहाँ पे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट का आंसर प्रोवाइड ना करें। यस वाले जो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो नेक्स्ट में क्या आंसर प्रोवाइड करेंगे। इफ यस, फॉर हाउ मेनी आवर्स पर वीक इन टोटल डिड यू परफॉर्म विगोरियस एक्टिविटी। अगेन
वो विगोरस एक्टिविटी आपने कितनी देर के लिए परफॉर्म की, उसके आपने आवर्स मेंशन करने हैं। नंबर 4 है हमारे पास, इन अ टिपिकल वीक ड्यूरिंग द पास्ट ईयर हाउ मेनी फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स डिड यू क्लाइंब पर डे। पर डे के लिहाज से आपने कितनी सीढ़ियां जो हैं उनको क्लाइंब किया है, ये आपने नंबर ऑफ फ्लोर्स पर डे के लिहाज से यहाँ मेंशन करने हैं। ऊपर हमने हर जगह पे आवर्स पर वीक मेंशन किए हैं, यहाँ पे फ्लोर्स बताने हैं कि कितने फ्लोर्स आपने जो है वो कवर किए हैं। अब ये एक सैम्पल क्वेश्चनेयर है जिसके अंदर आपकी फिजिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आपके जो भी आंसर्स होंगे उनके बेस पे हम स्कोर प्रोवाइड करेंगे। स्कोर के एस्टिमेट लगा के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या है। लोअर स्कोर मीन्स कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है। हायर स्कोर इंडिकेट्स दैट यू हैव हाई लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जितने ज़्यादा आवर्स होंगे आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितने कम हमारे पास आएंगे और या टोटल हम काउंट करते हैं उतनी ही आपकी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल कम होगा। अब यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चनेयर एक और दिया हुआ है। इस क्वेश्चनेयर के अकॉर्डिंग आपने बेस्ट आंसर प्रोवाइड करना है कि आपके कोई स्पेसिफिक जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके अंदर आपकी इंटेंसिटी क्या है। आप उसको पर वीक के लिहाज से हर वीक के अंदर 1, 2, 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप 0 पे लगाएंगे। अगर आप 1 से 2 दिन तक उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो आप वहाँ सेल्डम में निशान लगाएंगे। अगर आप 3 से 4 दिन करते हैं तो समटाइम्स में निशान लगाएंगे। अगर 5 से 7 दिन तक करते हैं तो आप ऑफन पे निशान लगाएंगे। फिर आपकी जो टोटल हमारे पास अकाउंट्स आते हैं, जितनी भी हमारे पास कैलकुलेशन आती है उसकी बेस पे हम मेजर करेंगे कि ये पर्सन जो है कितना ज़्यादा एक्टिव रहा है थ्रू आउट द पीरियड। आमतौर पर ये वाला जो क्वेश्चनर है ये पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी का हमने अंदाज़ा लगाना होता है। बाज़ वक़्त एथलीट्स जो हैं जब इंजर हो जाते हैं तो उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर्स जो हैं उनको रिकमेंड करते हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज रहें। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं फ्रॉम द फिजिशियन। अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शंस हाउ मच द एथलीट कंप्लाई विद दोज इंस्ट्रक्शंस, ये हमने मेजर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं कि हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन हैं उनके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। फर्स्ट प्रोज के अंदर जो हमारे पास चीज़ आती है वो ये है कि पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी कैन बी आइडेंटिफाइड। आप इसके अंदर किसी भी पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी का पैटर्न जो है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसकी रूटीन क्या है, फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। सेकंड इसका फ़ायदा ये है कि ये इनएक्सपेंसिव होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करने पड़ते, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास जो है वो सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर होना चाहिए जिसके ऊपर आपने रिस्पॉन्सेज नोट डाउन करने हैं। कॉन्स के अंदर जो चीज़ हमारे पास आती है, पहला नुकसान ये है कि ये एडिक्वेट नहीं है चिल्ड्रन के लिए। आप हर एज ग्रुप में इसे यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ जो सेंसिबल और अडल्ट पीपल हैं उनके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एडोलसेंस से अडल्ट की तरफ जा सकते हैं। सेकंड, पार्टिसिपेंट्स में डू नॉट कंप्लीट द क्वेश्चनर। पार्टिसिपेंट हो सकता है कि क्वेश्चनर को कंप्लीट भी ना करें। जब आप पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड कर देते हैं उनकी मर्जी है कि वो आंसर प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस चीज़ को के साथ कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है डायरी मेथड। फिजिकल एक्टिविटी डायरी मेथड इज यूज्ड टू असेस वेरियस डायमेंशंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप डायरी मेथड को फिजिकल एक्टिविटी की डिफरेंट डायमेंशंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन पेशेंट्स, एथलीट्स एंड फिटनेस ग्रुप्स। इसे आप पेशेंट, एथलीट और फिटनेस ग्रुप्स हर किसी के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अगर फिटनेस ग्रुप का हिस्सा नहीं भी हैं, आप सिर्फ किसी पर्सन की नॉर्मल रूटीन जानना चाहते हैं कि उसकी रूटीन किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी की है, तो आप उसको भी यूटिलाइज करवा सकते हैं।
जो फिटनेस ग्रुप्स का हिस्सा नहीं है आप उससे भी इसको फिलअप करवा सकते हैं ये जानने के लिए कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी या उसकी रूटीन क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल डायरी है जिसके अंदर हमने एक सबसे पहले हेडिंग दी हुई है माय फिजिकल एक्टिविटी डायरी। अब ये डे और डेट आप मेंशन करेंगे। आपने एक वीक के लिहाज से अगर डायरी प्रोवाइड करनी है, एक वीक का रिकॉर्ड आपको चाहिए, 2 वीक्स का चाहिए, वीकली सेशंस हैं तो एक वीक का रिकॉर्ड चाहिए होगा, अगर फोर्टनाइटली हैं तो फिर आप 2 वीक्स का रिकॉर्ड जो है वो चेक करेंगे क्लाइंट का। उसके हिसाब से हमारे पास कॉलम बने होने चाहिए, कॉलम और रोज के हिसाब से मेंशन होनी चाहिए। कॉलम यही रहेंगे, रोज के अंदर जो है वो कमी बेशी आ जाएगी या एक्स्ट्रा पेज या शीट अटैच कर ली जाएगी। डे ऑफ वीक, आपने किस दिन इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया, टाइम ऑफ द डे, उस टाइम दिन का कौन सा वक्त था, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी कैसी थी उसको डिस्क्राइब करना है, टाइप क्या है और इंटेंसिटी क्या है। फिजिकल एक्टिविटी आपने लार्ज मसल्स वाली की है या जिसके अंदर आपके स्मॉल मसल्स, स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपने वो परफॉर्म की है, और किस लेवल की है, इंटेंसिटी लेवल क्या है, माइल्ड मॉडरेट है या इंटेंस लेवल है, और ड्यूरेशन क्या है, उस काम को, उस एक्टिविटी को आपने कितने अरसे के लिए परफॉर्म किया, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 आवर, 2 आवर। तो ये सारी डिटेल जो है फिलअप करनी होती है डायरी मेथड के अंदर क्लाइंट ने। इस तरह से बाकी दिनों की भी आप इस तरह से डिटेल फिल करेंगे, और जब सेशन के लिए क्लाइंट आता है तो वो अपनी सारी डिटेल लेके आता है साइकोलॉजिस्ट के पास, और साइकोलॉजिस्ट उसके अकॉर्डिंग जो है वो असेस करता है कि इसकी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या रहा है पिछले 1 वीक में, और नेक्स्ट वीक के लिए रिकमेंडेशन उसे प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस रिकॉर्ड। ये हमारे पास पेशेंट के लिए डायरी है, डायरी मेथड की एक एग्जांपल है। इसमें ब्रीफली जो है हमारे पास लिखा जाता है, जो डिटेल आती है कि हमारे पास डे कौन सा है और उसमें टाइम कौन सा है, किस टाइम क्लाइंट ने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की। इतना इन डिटेल जो हमारे पास एक डायरी मेथड जब यूज़ कर रहे होते हैं एक्टिविटी को, इतनी माइनर टाइमिंग के दौरान अगर हम असेस कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। जब हमारे पास क्लाइंट विथ सिवियर इश्यूज आ जाते हैं जिनके अंदर माइनर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही होती है, तो वहाँ पे सिवियर पेशेंट्स के अंदर जो है हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी का इन डिटेल देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो हमारे पास पिछला डायरी मेथड था उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं थी, उसमें वो अपनी मर्ज़ी से टाइम लिखेगा, क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से बताएगा फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या था। लेकिन यहाँ पे इन पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं पेशेंट्स, उनकी डिटेल जो है हमने टाइमिंग के लिहाज से मेंशन करनी होती है, और उसमें रीज़न ये है कि हमने थॉरोली क्लाइंट को ऑब्जर्व करना है कि किस टाइम उसने किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की। और ये हमारे पास जो ये एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, इस रिकॉर्ड की बेस पे हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि कुछ डिफरेंस आ रहा है एक्टिविटी में, दिन का कौन सा हिस्सा है जिसमें ये क्लाइंट ज़्यादा एक्टिव रहता है और कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर इसकी एक्टिविटी का लेवल मिनिमल होता है। तो हम उसको क्लाइंट के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उस टाइमिंग को कंज्यूम कर सकते हैं, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटी का जो टाइम है उसको ऑब्जर्व करते हुए क्लाइंट के अंदर उस एक्टिविटी की मेंटेनेंस जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि क्लाइंट की जो कंडीशन है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। ये आमतौर पर उन पेशेंट्स के लिए या उन एथलीट्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है जो स्फीयर इंजरीज के साथ आते हैं। माइनर इंजरीज एक होती हैं और एक स्फीयर इंजरीज होती हैं। स्फीयर इंजरीज ऐसी हैं जिनको हम करियर थ्रेटनिंग इंजरीज भी कहते हैं, जिनमें रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, और क्लाइंट जो है वो अब कह रहे हैं कि उसको रिकवर होने में 6 महीने 1 साल तक लग सकता है। जब ऐसी कोई कंडीशन होती है, सिवियर इंजरी वाले पेशेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे ये वाला मेथड जो है इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे माइनर मूवमेंट्स जो हैं वो भी हमें इंडिकेट कर रही होती हैं क्लाइंट के अंदर बेहतरी आ सकती है या आ रही है, इसलिए इस मेथड को फिजिकल एक्टिविटी की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डायरी मेथड है। प्रोज इंक्लूड रीजनेबली वैलिड,
जो डायरी मेथड है वो वैलिड मेजर है, इसमें आपको पीसेस ऑफ टाइम के लिहाज से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। टाइम एफिशिएंट है, आप क्लाइंट को डायरी लिखने के लिए कह सकते हैं और आप उसकी फिजिकल एक्टिविटी का जो रिकॉर्ड है अक्रॉस वीक और अक्रॉस द डे असेस कर सकते हैं। इजी टू लर्न है, क्लाइंट को अगर आप समझाना चाहें कि आप इसको इस तरह से कर लें, इस तरह से नोट डाउन करके आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो इसको आसानी से सीख लेता है। इनएक्सपेंसिव है, अगेन जिस तरह से हमारे पास सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर था, इनएक्सपेंसिव मेथड है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। पेपर चाहिए है जिसके ऊपर ये डायरी वाला पम्फलेट जो है वो मौजूद हो, और एक पेंसिल चाहिए है नोट डाउन करने के लिए। नेक्स्ट है रिलायबल, एक रिलायबल सोर्स है मेजरमेंट का। इसमें हम लास्ट ईयर का जो लास्ट वीक का रिकॉर्ड है उसको नेक्स्ट वीक के रिकॉर्ड के साथ हम कंपेयर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, कि अगर हमने ये असेस करना है कि क्लाइंट के अंदर पहले की निस्बत कितनी बेहतरी आई है, तो हम इसको क्रॉस वीक जो है वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कॉन्स इंक्लूड अंडर एस्टिमेशन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज़। डायरी मेथड में जो कम टाइम की एक्टिविटीज़ हैं, मिनट्स की, मिली मिनट्स की, सेकंड्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इसके अंदर हम उन चीज़ों को नोट डाउन नहीं करते हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली द मेजर एक्टिविटी परफॉर्म, जो मेजर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं बस उन्हीं को इसमें लिखा जाता है। डायरी मेथड को हम अगर कंक्लूड करना चाहें तो डायरी मेथड इज़ अ गुड टेक्निक टू बी यूज्ड एज एन असेसमेंट टूल। इट हेल्प्स टू मेजर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, एथलीट और नॉन एथलीट, दोनों तरह के इंडिविजुअल्स को की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए एक अच्छी टेक्निक है। With various advantages, it also has some limitations as well. जैसे कि इसके अंदर लिमिटेशन है कि आप शॉर्टर ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ को नोट डाउन नहीं करते हैं, सिर्फ आपने सिग्निफिकेंट टाइम वाली एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करना है। तो ये एक ऐसा डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है कि जिसकी वजह से आपकी उस फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर कर दिया जाता है अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हैं या नॉन एथलीट हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास दैट इज बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। It aims to collect data about physical activity behavior. बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में आप डाटा जो है फिजिकल एक्टिविटी के बिहेवियर के बारे में, यानी कि किसी पर्सन ने जो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म की है उसके अंदर उसका बिहेवियर क्या था, उसकी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, आप किस कॉन्टेक्स्ट में कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, क्या माहौल था, आपने उसके लिहाज से कैसा बिहेवियर शो किया, किस किस्म की आपकी फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे हो रही थी, आप क्या कर रहे थे, एक गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो कंडीशन थी आपका उसमें रिएक्शन क्या था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। द ऑब्जर्वर कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन। पिछले जो दोनों मेथड थे, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर एंड डायरी मेथड, दोनों में जिस पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो खुद आंसर प्रोवाइड कर रहा होता था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड है इसमें ऑब्जर्वर जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है। वो पर्सन खुद अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेता बल्कि थर्ड पर्सन है जिसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है। नाउ ऑब्जर्वर क्वालिटीज, एक ऑब्जर्वर जो है उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो किसी भी इंसान को एक अच्छा ऑब्जर्वर बनाती हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में ऑब्जर्वर या तो साइकोलॉजिस्ट खुद होता है या उसे ऑब्जर्वर हायर करना पड़ता है। इट्स अ बेस्ट वे कि आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप अच्छे ऑब्जर्वर हों, आपके पास इतना टाइम हो कि आप उस क्लाइंट को ऑब्जर्व कर सकें खुद से, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी कंडीशन है कि आप खुद ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो आपको हायर करना पड़ता है पर्सन जो कि ऑब्जर्व कर सके उस सिचुएशन को। जो हमारे पास ऑब्जर्वर की क्वालिटीज होनी चाहिए जिसे हमने हायर करना है, ऑब्जर्वर को हायर करना है, तो ऑब्जर्वर के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली है गुड फिजिकल कंडीशन। ओनली मेंटल फिटनेस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड ऑब्जर्वर। सिर्फ मेंटली फिट होना एक अच्छे ऑब्जर्वर की क्वालिटी नहीं है, बट ही आल्सो पोजेस द फिजिकल फिटनेस, फिजिकली फिट होना भी जरूरी है।
डिसेबल पर्सन जो है अगर किसी ऐसी जगह पे मूव करना है प्लेग्राउंड के अंदर, सारी बात अगर एथलीट की बात कर रहे हैं तो हमने ऑब्जर्व भी एथलीट्स को ही करना है। उनको ऑब्जर्व करने के लिए बालों का जल्द मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। अगर कोई ऐसा पर्सन आप हायर कर लेते हैं जिन जो फिजिकली डिसेबल है, वो फौरन फौरन मूव नहीं कर पा सकता, तो वहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाएगी जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर इफेक्ट करेगी। इफ अ पर्सनल इज फिजिकली फिट, अगर कोई पर्सन जो है वो फिजिकली फिट है, ही मस्ट बी कंसीडर्ड एज अ गुड ऑब्जर्वर, तो उसे अच्छा ऑब्जर्वर हम कंसीडर कर सकते हैं। सो फिजिकल एंड मेंटल बोथ फिटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर अ गुड ऑब्जर्वर। दोनों तरह की फिटनेस का होना जरूरी है एक अच्छे ऑब्जर्वर के लिए। सेकंड, इमीडिएट रिकॉर्डिंग। ऑब्जर्वर जो है उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जल्द, जितना जल्दी हो सके जो सिचुएशन हो रही है, जो अकर हो रहा है बिहेवियर, उसे जल्द जल्द रिकॉर्ड करे। If a person has the ability to judge the situation quick and having sharp mind, he will immediately record the information. इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के तरीके क्या हैं? वो किस तरह से रिकॉर्ड करेगा? लिख लेगा अपने पास। अगर वो लिख नहीं सकता, लिखना नहीं है उसने, उसके पास कोई और मेथड है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ले। या अगर पिक्चर्स को कैप्चर करना है उसे करे, वीडियो बना रहा है तो वो फौरन फौरन करे। हर छोटे से छोटी जो एक उस टाइम पे होने वाली मूवमेंट है, जब उस सिचुएशन में जहाँ पे उसको ऑब्जर्वर बना के भेजा गया है, जिन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है उनके लिए हर माइनर एक्ट को ऑब्जर्व करना और उसके ऊपर जल्द रिस्पॉन्स देना रिकॉर्डिंग के लिए एक अच्छे ऑब्जर्वर की क्वालिटी है। सो इट मस्ट फॉर एन ऑब्जर्वर टू रिकॉर्ड अ डाटा इमीडिएटली, फौरन फौरन डाटा को रिकॉर्ड करे, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ऑब्जर्वर की। थर्ड पे है एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट। एक अच्छा ऑब्जर्वर जो है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी भी होनी चाहिए। किस लिहाज से? एन ऑब्जर्वर मस्ट हैव द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अबाउट द थिंग्स विच टू बी ऑब्जर्व्ड एंड टू बी नॉट। कौन सी चीज़ ऑब्जर्व करनी है, किसे रिकॉर्ड करना है, किसे रिकॉर्ड नहीं करना, किसे ऑब्जर्व नहीं करना, इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट कर सके। He possesses the ability of differentiating things and situations. जो अब चीज़ें हैं और सिचुएशंस हैं उनके अंदर डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो एबिलिटी होनी चाहिए वो है गुड आई साइट। ऑब्जर्वेशन जो है वो 90% आपकी आई साइट के ऊपर बेस कर रही होती है, इसलिए एक अच्छे ऑब्जर्वर की ये आप एसेंशियल क्वालिटी कह लें कि उसकी आई साइट का अच्छा होना भी ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर एन ऑब्जर्वर टू हैव गुड आई साइटेडनेस। ही शुड हैव टू ऑब्जर्व द सिचुएशन इन इट्स रियल फॉर्म। जो सिचुएशन है जैसी है उसे उसकी असली कंडीशन के अंदर ऑब्जर्व करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वालिटी है ऑब्जर्वर की, दैट इज अलर्टनेस। एन ऑब्जर्वर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। एक ऑब्जर्वर है जो है उसे आम लोगों से मुख्तलिफ होना चाहिए, उसे अलर्ट होना चाहिए, उसे विजिलेंट होना चाहिए। ही मोस्ट have quick mind and have he must have quick mind and have the power to see the happening situations according at time। जब भी सिचुएशन हो रही है, जो भी सिचुएशन अकर हो रही है, जो कंडीशन करंटली चल रही है, उसे देख सके और उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसे ऑब्जर्व कर सके, फौरन फौरन अपने माइंड को एक्टिव रखते हुए उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। जो नेक्स्ट एबिलिटी है या क्वालिटी है ऑब्जर्वर की, वो है एबिलिटी ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेट करने की एबिलिटी उसके अंदर है होनी चाहिए। किस तरह से? इट इज़ जनरल क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर टू एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर हैपनिंग। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसके बाद क्या होगा। ही शुड पोजेस द क्वालिटी ऑफ फॉर फ्यूचर एस्टिमेशन ऑफ हिज स्टडी। अपनी उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, प्रीवियस उसका जो नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग वो इन चीज़ों को एस्टिमेट कर सके। अब ये बिहेवियर शो कर रहा है पर्सन, नेक्स्ट में ये करेगा। इस तरह कहते हैं अब इसको गुस्सा आ रहा है, अब ये ऐसे करेगा, गुस्से का रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। ये एक जनरल हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर एक इंसान गुस्से में है तो अगला रिएक्शन उसका किस किस्म का हो सकता है। सेम इसी तरह से एक ऑब्जर्वर जो है अगर फील्ड के अंदर प्लेयर्स को या एथलीट्स को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि करंटली ये कंडीशन चल रही है, नेक्स्ट क्या होगा। उसके अकॉर्डिंग वो खुद को प्रिपेयर रखता है कि नेक्स्ट ये होने वाला है, मुझे नेक्स्ट मूव करना पड़ सकता है, या मुझे नेक्स्ट जो है रिएक्शन को नोट डाउन करना मुझे तेज़ करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग तेज़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिहाज से वो खुद को प्रिपेयर करता है। जो नेक्स्ट एबिलिटी है हमारे पास, क्वालिटी है, दैट इज गुड परसेप्शन। जो अच्छा ऑब्जर्वर होता है उसका परसेप्शन भी अच्छा होता है। द पावर ऑफ परसेप्शन ऑफ एन इन्विजिलेटर।
और इन्वेस्टिगेटर शुड बी हाई। जो एक अच्छा ऑब्जर्वर है उसकी परसेप्शन की पावर जो है उसका हाई होना ज़रूरी है। ही परसीव थिंग्स एंड सिचुएशन रियली एंड हिज व्यू अबाउट दी सिचुएशन मस्ट बी क्विक एंड शार्प। जिस सिचुएशन को वो देख रहा है, फेस कर रहा है, उसके लिए उसकी ऑब्जर्वेशन तेज होनी चाहिए। जितना क्विकली ऑब्जर्व करेगा, जितनी फास्ट परसेप्शन रखेगा, उतना ही वो अच्छा ऑब्जर्वर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी है दैट इज कंट्रोल ओवर इमोशंस। A good observer always have control over his or her emotions. The emotions of a researcher should be on his own control. कोई एक रिसर्चर हो, कोई एक ऑब्जर्वर हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, उसके इमोशंस बहुत कंट्रोल्ड होते हैं। He must have emotional control to get accuracy and objectivity. ऑब्जेक्टिविटी के लिए और एक्यूरेसी के लिए उसके इमोशंस का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेगा, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखता होगा, तो उसके इमोशंस जो हैं उसकी जो उस टाइम वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसके ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं और सब्जेक्टिविटी उनके अंदर आ सकती है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहना चाहते हैं उतना ज़्यादा उस पर्सन का अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन आपको कोई दूसरा एथलीट जो है वो कोई ऐसी बात कह सकता है, कोई ऐसी आपको कोई ऐसा बिहेवियर नज़र आ सकता है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बट यू डोंट हैव टू रिएक्ट ओवर दैट। आपका अपने बिहेवियर के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी है एक ऑब्जर्वर की दैट इज़ एफिशिएंट सेंस ऑर्गन्स। एथलीट की ऑब्जर्वेशन के लिए या किसी भी फील्ड के अंदर आपने ऑब्जर्वेशन करनी हो, कोई भी स्टडी हो, किसी भी एरा में आपने जाना हो, फील्ड ऑफ द लाइफ कोई भी हो, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन के लिए एफिशिएंट सेंस ऑर्गन्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट में बताया था कि 90% ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी आई साइट पर डिपेंड करती है, 10% रोल आपके बाकी सेंसेस का भी है। हिज सेंस ऑर्गन्स मस्ट बी एफिशिएंट वर्किंग। तमाम सेंस ऑर्गन्स जो है उनका एफिशिएंटली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। टू ऑब्जर्व अ सिचुएशन ही मस्ट हैव द क्वालिटी टू यूज़ हिज 5 सेंसेस इन अ गुड मैनर। 5 की 5 सेंसेस को अच्छे तरीके से मैनेज करना और उसको यूटिलाइज करना उसको आना चाहिए। ये एक अच्छे ऑब्जर्वर की क्वालिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक डिसीजन मेकर। एक गुड ऑब्जर्वर उसको क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए। सिचुएशन बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं कि फ़ौरन डिसीजन लेना पड़ता है। An observer must have the quality of judgment and quick decision making. He must have the ability of knowing good and bad, relevant and irrelevant. उसे इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, रेलिवेंट क्या है, इररेलिवेंट क्या है, मैंने किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, किसको नहीं करना, कौन सी चीज़ जो है उसे इग्नोर किया जाए तो मसला नहीं है, कौन सी चीज़ है जिसके ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं एक अच्छे ऑब्जर्वर के अंदर क्वालिटीज़ को इंडिकेट करते हैं। नाउ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का सबसे पहला नुकसान, फ़ायदा देख लेते हैं पहले। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ऑब्जर्वर कैन इवेलुएट डिफरेंट बिहेवियर्स। ऑब्जर्वर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स को इवेलुएट कर सकता है। बाज़ औक़ात पर्सन अपने आप को उस तरह से नहीं देख रहा होता, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन में उस तरह से चीज़ें हमारे पास नहीं आती जिस तरह से ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जर्वर जो है वो हमें फाइंड आउट करके देता है कि इस पर्सन के अंदर ये चीज़ें इस तरह से हैं। नेक्स्ट है रियल वर्ल्ड डाटा कैन बी कलेक्टेड। हमने ये कहा था कि कॉन्टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑब्जर्वेशन मेथड, जहाँ पे जिस सिचुएशन में है उसके अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यही इसका एक फ़ायदा भी है कि रियल वर्ल्ड डाटा जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, जो हो रहा होता है उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। कौन से हैं? एक्सपेंसिव मेथड है। एक्सपेंसिव किस तरह से है? साइकोलॉजिस्ट का ट्रेन होना ज़रूरी है। उसका एक जिस बिहेवियर को, जिस पर्सन को ऑब्जर्व करना है उसके लिए टाइम निकाला जाएगा, उस जगह पे जाके ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर साइकोलॉजिस्ट खुद नहीं है, उसे ऑब्जर्वर हायर करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर को फ़ी पे करना पड़ेगी। तो ये एक रिलेटिवली टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव मेथड है। ट्रेन्ड ऑब्जर्वर नीडेड। दूसरा इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर ट्रेन्ड ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है। कोई ऐसा पर्सन जिसको ऑब्जर्वेशन की ट्रेनिंग नहीं जो रखता, उसको आप हायर नहीं कर सकते। वो ऑब्जर्व करके आपको इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली प्रोवाइड नहीं करेगा। आप जिस पर्पज़ के लिए ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं वो पर्पज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
इसलिए ट्रेन्ड ऑब्जर्वर जो है उसकी इसके अंदर ज़रूरत होती है। ये दोनों चीज़ें मिलके इसको एक्सपेंसिव मेथड बनाती हैं। Now, if you have any queries and feedback about this today's topic, you can send your feedback here. Thank you. Allah Hafiz. हाय अल्लाह जी तो अलग